साथियों, स्मार्ट पहेली में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम सीटेट जो एसएसटी है इसके पीवाई क्वेश्चन को लेके आए हैं, जिसमें जो है हम 60 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आए हैं। और ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपकी पिछली परीक्षाओं में किसी न किसी परीक्षा में पूछे हुए प्रश्नों में शामिल थे। और हम इस परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो किस वर्ष आए हैं उसको भी हम यहाँ नीचे मेंशन किए हुए हैं। जैसे यहाँ पे ये देखेंगे, जो पहला क्वेश्चन है ये कब आया है, तो ये आया है सीटेट जनवरी 2024 के परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है हमारा। तो हम इस प्रश्न को देखते हैं कि ये कौन सा प्रश्न है जो सीटेट जनवरी 2024 में पूछा गया है। इसी प्रकार हम सभी प्रश्नों को लाए हैं जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो इसलिए इस सेशन को देखना बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये सभी आपकी परीक्षा में कोई ना कोई प्रश्न इसमें से आपकी परीक्षा में टकराने वाला है। और हम उम्मीद करते हैं कि इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में शामिल होंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल वर्तमान गुजरात राज्य में स्थित नहीं है? क्या वह धौलावीरा है, लोथल है, सुरकोटदा है या राखीगढ़ी है? कौन सा ऐसा हड़प्पा स्थल है जो वर्तमान गुजरात राज्य में क्या है, स्थित नहीं है? मतलब जो गुजरात राज्य में क्या है, स्थित नहीं है। तो वो कौन सा है? तो आप क्या बताएंगे? आप कहेंगे सर वो राखीगढ़ी है, जो कि गुजरात राज्य में स्थित नहीं है। बाकी सब क्या है, गुजरात राज्य में क्या है, स्थित है। इसी के साथ साथियों हम दूसरे क्वेश्चन पे आए हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, ये कह रहा है कि ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदियों का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो आप क्या बताएंगे? ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदियों का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो एक बार हुआ है। कितनी बार हुआ है? एक बार हुआ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चोल काल में वेट्टी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? क्या वह नगद कर के लिए किया जाता था, या भूदान के लिए किया जाता था, या फिर जबरन श्रम के लिए किया जाता था, या सैन्य सेवा के लिए किया जाता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वेट्टी शब्द का जबरन श्रम या कर के रूप में किया जाता था। ये साथियों ये आपका दिसंबर 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। और अगला प्रश्न हमारा है, कह रहा है कि मुगल काल में मनसबदारी प्रथा का प्रमुख उद्देश्य क्या था? धार्मिक एकता स्थापित करना था, केवल कृषि पर कर वसूलना था, या सेना का गठन और राज्य प्रशासन सुचारू करना था, या विदेशी व्यापारियों पर नियंत्रण रखना था? तो इसका सही जवाब क्या होगा, आप कमेंट करके बताएंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों कि सेना का गठन और राजस्व प्रशासन सुचारू करना था। ये साथियों 2021 में दिसंबर में पूछा हुआ सीटेट का प्रश्न है। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्या है? कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत में क्या मुख्य नीतिगत बदलाव किया? क्या वह ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार बढ़ा दिए, या सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या को बढ़ा दी, या फिर गोद लेने की प्रथा को पूरी तरह से मान्यता दे दी, या भारत में शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन महारानी के हाथों में क्या किया गया, सौंप दिया गया? तो इसका सही जवाब क्या होगा, आप कमेंट करके बताएंगे कि इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है, भारत शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन महारानी के हाथों में क्या कर दिया गया, सौंप दिया गया 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने। ठीक, ये प्रश्न कब आया है साथियों? तो ये प्रश्न आपका आया है सीटेट जनवरी 2021 में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, सत्य शोधक समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? क्या वह स्वामी विवेकानंद जी हैं, या राजा राम मोहन राय हैं, या ज्योतिबा राव फूले हैं, या
ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ज्योतिबा राव फूले जो है सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। उसके बाद ये आपका कब पूछा हुआ प्रश्न है? तो ये आपका दिसंबर 2019 में आया हुआ प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है कि अशोक के अभिलेख सामान्यतः किस लिपि में लिखे गए हैं? क्या वह देवनागरी है, खरोष्टी है, या ब्राह्मी है, या तमिल है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो आप कहेंगे सर इसका सही जवाब हो जाएगा ब्राह्मी लिपि में क्या किया गया है? अशोक के अभिलेखों को लिखा गया है। और ये प्रश्न कब पूछा गया है? तो ये जुलाई 2019 में आपकी परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि अभिलेखागार वह स्थान है जहां रखा जाता है। क्या रखा जाता है? ऐतिहासिक दस्तावेज और पांडुलिपियां, या खुदाई में मिली मूर्तियां, या पुरातत्ववेत्ता द्वारा खोजे गए पत्थर और ईंट, या पुराने सिक्के। तो इसका सही जवाब क्या होगा? आप कमेंट करके बताएंगे कि इसका सही जवाब ऐतिहासिक दस्तावेज और पांडुलिपियां हैं। ये आपकी परीक्षा में दिसंबर 2018 में आपकी परीक्षा में पूछा गया एक प्रश्न है। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे आ गए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अस्थाई बंदोबस्त की बात करता है। अस्थाई बंदोबस्त 1793 में किसके द्वारा लागू किया गया था? क्या वह लॉर्ड कर्जन था, या थॉमस मुनरो था, या लॉर्ड कॉर्नवालिस था, या वारन हेस्टिंग था? तो आप कहेंगे सर अस्थाई बंदोबस्त की बात कर रहे हैं आप, तो अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया था? 1793 ईस्वी में क्या किया था? लागू किया था। और ये आपकी परीक्षा में कब पूछा गया है? तो आपकी परीक्षा में सितंबर 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। अब हम गांधी जी की दांडी यात्रा की बात करते हैं कि गांधी जी ने दांडी यात्रा किस वर्ष और किस उद्देश्य से शुरू की थी? क्या वह वर्ष 1920 था, असहयोग आंदोलन का समय था, या 1942 था, भारत छोड़ो आंदोलन का समय होता है, या 1930 नमक कानून तोड़ने हेतु होता है, या 1917 में चंपारण सत्याग्रह होता है? तो इसका सही जवाब आप कमेंट करके बताएंगे कि सर इसका जवाब सही हो जाएगा 1930 कानून, जो नमक कानून तोड़ने हेतु क्या किया गया था? गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा की शुरुआत की गई थी। और ये प्रश्न आपकी परीक्षा में फरवरी 2016 में पूछा गया था। वहीं अब हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं कि जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो क्या कहता है? कहता है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? क्या वह बोध गया था, या कुशीनगर था, या सारनाथ था, या लुम्बिनी था? तो आप इसका सही जवाब क्या देंगे? आप इसका सही जवाब कमेंट करके बताएंगे कि सर जो गौतम बुद्ध थे ये अपना पहला उपदेश कहाँ देते हैं? सारनाथ में देते हैं। और ये आपकी परीक्षा में कब पूछा गया है? तो सितंबर 2015 की परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। अब हम सूफी संतों की बात करते हैं। जो सूफी संतों के मज़ार को क्या कहा जाता है? क्या वह खानकाह के नाम से जाना जाता है, या दरगाह के नाम से जाना जाता है, ईदगाह के नाम से जाना जाता है, या इबादत खाना के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? आप कमेंट करके बताएंगे कि इसका सही जवाब क्या होगा? दरगाह होगा। सूफी संतों के मज़ार को दरगाह के नाम से जानते हैं। और ये आपकी परीक्षा में 2015 में फरवरी में पूछा गया प्रश्न है। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन तो साथियों शाहजहाँ की बात करता है कि शाहजहाँ द्वारा निर्मित जो दीवान ए आम और दीवान ए खास का मुख्य कार्य क्या था? क्या वह राजा के व्यक्तिगत विश्राम हेतु था, या केवल धार्मिक चर्चा के लिए था, या कर संग्रह का हिसाब रखने हेतु था, या आम जनता और खास दरबारियों से मुलाकात व न्याय हेतु था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? आप इसका कमेंट करके बताएंगे कि इसका सही जवाब आम जनता और खास दरबारियों से मुलाकात करने व न्याय हेतु बनाया गया था। और ये प्रश्न आपकी परीक्षा में सितंबर 2014 में पूछा गया प्रश्न है।
अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि जो गौतमी पुत्र सतकर्णी किस राजवंश का प्रसिद्ध शासक था? क्या वह मौर्य वंश का था, या गुप्त वंश का था, या सातवाहन वंश का था, या कुषाण वंश का था? तो जो गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी जो किस राजवंश का प्रसिद्ध शासक था? तो आप इसका सही जवाब कमेंट करके बताएंगे कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो आप कहेंगे सर ये सतकर्णी जो है ये सातवाहन वंश का शासक हुआ करता था, वंश का शासक था। और यह परीक्षा में आपकी पूछा हुआ 2013 में जुलाई में पूछा गया प्रश्न है। अगले प्रश्न पे आते हैं। राजा राम मोहन राय ने ब्राह्मी लिपि की स्थापना किस वर्ष की थी? क्या वह 1815 था, या 1856 था, 1828 था, या 1875 था? तो आप इसका सही जवाब कमेंट करेंगे कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और ये साथियों नवंबर 2012 में आपकी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था। वहीं साथियों अब हम जो दूसरा क्वेश्चन हमारा है ये क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाते हुए वायुमंडल की परतों का सही क्रम क्या होगा? क्या वह क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, या बाह्य वायुमंडल, या बहिर्मंडल ये सही क्रम है? या क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल, बाह्य वायुमंडल, या बहिर्मंडल है? या फिर समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, बहिर्मंडल, बाह्य वायुमंडल है? या फिर मध्य मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, बहिर्वायुमंडल, या बाह्य वायुमंडल है? तो आप क्या कहेंगे सर सबसे पहले जो है ये जो आता है ये क्षोभ मंडल आता है। तो इसमें तो ये दोनों ऑप्शन पहले ही हमारा क्या हो गया, पहले ही क्या है कैंसिल हो गया। उसके बाद इसमें देखिए क्षोभ मंडल ये है। तो सबसे इसका सही जवाब क्या होगा? क्षोभ मंडल के बाद क्या आता है साथियों? क्षोभ मंडल के बाद हमारा आता है समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल आता है, उसके बाद बाह्य मंडल आता है, उसके बाद बहिर्मंडल आता है। तो आप इसका सही जवाब कमेंट करेंगे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। और हम आपसे बता दें कि ये जनवरी 2024 में पूछा गया आपकी सीटेट की परीक्षा का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे ही हम अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि भारत में मानक यामोत्तर जिसको स्टैंडर्ड मेरिडियन माना जाता है ये क्या है? क्या वह 82.5 डिग्री पूर्व है, 82.5 डिग्री 50 मिनट पूर्व है, या 82 डिग्री 30 मिनट पश्चिम है, या 85 डिग्री 30 मिनट क्या है पूर्व है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा 82.5 डिग्री पूर्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 82.5 डिग्री पूर्व हो जाएगा। और साथियों ये आपकी अगस्त 2023 में होने वाली सीटेट की परीक्षा में ये पूछा गया प्रश्न है। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि ग्लोब पर क्या है? ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे क्या कहते हैं? क्या उसे दीप्त वृत्त कहते हैं, या अक्षांश वृत्त कहते हैं, या विषुवत वृत्त कहते हैं, या देशांतर वृत्त कहते हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों जो वृत्त उसको क्या करता है दो भागों में विभाजित करता है तो उसे क्या कहते हैं? दीप्त वृत्त के नाम से जानते हैं। अब हम आपको दीप्त वृत्त के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताने वाले हैं कि दीप्त वृत्त क्या होता है। मतलब ये ग्लोब है, ग्लोब के वृत्त को दिन और रात में विभाजित करता है तो उसको क्या कहते हैं? दीप्त वृत्त कहते हैं। अब ऐसे ही अगर हम यहाँ से एक लाइन यहाँ से ड्रा कर दें तो अगर इस साइड जो है सूर्य है, यहाँ पे अगर हम सन का निर्माण कर दें, उसका सन का फॉर्मेशन कर दें, अगर ये सूर्य है, ये सूर्य है, ठीक, ये सूर्य है, इधर चमक रहा है, इधर जो है क्या हो जाएगा? इधर ये पूरा दिन हो जाएगा, ये पूरा दिन रहेगा इस पे, और इस पार्ट पे क्या हो जाएगा? रात हो जाएगा। तो और जो ये बॉर्डर लाइन है जो इसको डिवाइड कर रही है दिन और रात में, इसी को क्या कहते हैं? दीप्त वृत्त कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? दीप्त वृत्त कहते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी महासागरीय धारा है? क्या वह गल्फ स्ट्रीम है, क्यूरोसियो धारा है,
लेब्राडोर जा रहा है, ब्राज़ील धारा है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर इसका सही जवाब हो जाएगा जो लेब्राडोर जलधारा है ये कैसी है? ये ठंडी जलधारा है। बाकी जो गल्फ स्ट्रीम है, केरोसियो हो, ब्राज़ील है, ये कैसी? ये गर्म जलधारा है। और ये साथियों हम आपसे बता दें ये दिसंबर 2021 में आपकी सीटेट की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रेडियो तरंगों के परावर्तन के लिए वायुमंडल की कौन सी परत उत्तरदायी है? क्या वह क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, बहिर्मंडल है या फिर आयन मंडल है, जिसको हम आयनोस्फीयर के नाम से जानते हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर इसका सही जवाब हो जाएगा आयन मंडल। क्या हो जाएगा? आयन मंडल। और ये जो है आपकी परीक्षा में जो जनवरी में 2021 में आपका सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया प्रश्न है। अब हम साथियों ये जो भी हम क्वेश्चन बता रहे हैं, जो भी परीक्षा में पूछा गया है, आप इसको सर्च करके देख सकते हैं। आप इसको बुक से, जो आपकी प्रीवियस ईयर बुक्स हैं उन सभी से आप इसको देख सकते हैं, या फिर जो आपकी वेबसाइट है उस पर भी आप इस क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन है। सवाना घास का मैदान मुख्य रूप से किस महाद्वीप में पाया जाता है? क्या वह दक्षिणी अमेरिका है या ऑस्ट्रेलिया है या अफ्रीका है या फिर एशिया है? अब हम सवाना घास की बात करें तो साथियों सवाना घास जो है किस महाद्वीप में पाया जाता है? तो आप कमेंट करके बताएंगे। तो इसका सही जवाब क्या कमेंट करेंगे? कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी जो अफ्रीका है, यहाँ सवाना घास जो पाई जाती है। ये साथियों आपकी परीक्षा में दिसंबर 2019 में पूछा गया सवाल है। और अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में कितना समय लगता है? क्या वह 365 दिन लगता है या 366 दिन लगता है या 365 दिन और 6 घंटे लगता है या 360 दिन लगता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर इसका सही जवाब हो जाएगा 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है। आपकी परीक्षा में जुलाई 2019 में पूछा गया ये प्रश्न है। अब हम अगले क्वेश्चन पे आ गए। अगला क्वेश्चन है कि जो अग्नि चट्टान जिसको हम अग्नि चट्टान का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? जिसे हम अग्नि चट्टान का उदाहरण पूछ रहे हैं कि इसमें से कौन सा है? क्या वो बेसाल्ट है, संगमरमर है या फिर चूना पत्थर है या स्लेट है? तो इसका सही जवाब क्या होगा कि अग्नि चट्टान का इसमें से उदाहरण कौन सा है? क्या अग्नि चट्टान का उदाहरण इसमें से चूना पत्थर है या बेसाल्ट है या स्लेट है? तो आप कहेंगे सर इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बेसाल्ट हो जाएगा। और ये दिसंबर 2018 में आपकी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है कि तटीय क्षेत्रों में समुद्री तरंगों के निक्षेपण से क्या बनता है? क्या वह पुलिन बनता है या समुद्री गुफा बनती है या स्टैक बनता है या चॉप झील बनता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, क्या बनता है? पुलिन बनता है। क्या बनता है? पुलिन बनता है। और ये कब पूछा गया है? सितंबर 2016 में आपकी परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट किस द्वीप समूह में स्थित है? क्या वह लक्षद्वीप है, मालदीव है, दमन और दीव है या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? आप कमेंट करके बताएंगे कि सर इसका सही जवाब अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। और ये आपकी परीक्षा में फरवरी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। उसी के साथ हम अगले क्वेश्चन पे आ गए हैं। कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी में स्थित है? क्या वह गंगा है, गोदावरी है, ब्रह्मपुत्र है या सिंधु है? तो आप इसका सही जवाब देंगे। आप कहेंगे कि सर जो ब्रह्मपुत्र है ये इस नदी पर क्या है? माजुली द्वीप स्थित है, जो कि आपकी परीक्षा में सितंबर 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है। अब हम अगले क्वेश्चन पे आ गए हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? क्या वह पश्चिमी घाट और पूर्वी भारत, उत्तर पूर्वी भारत में पाए जाते हैं, लद्दाख में पाए जाते हैं, थार मरुस्थल में पाए जाते हैं, पंजाब के मैदान में पाए जाते हैं? तो आप इसका सही जवाब क्या देंगे? तो आप कहेंगे सर इसका सही जवाब हो जाएगा जो ये मरुस्थल हैं यह पश्चिमी घाट और उत्तर पूर्वी भारत में क्या कहे जाते हैं? पाए जाते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? क्या वह बैरोमीटर है, थर्मामीटर है या सिस्मोग्राफ है
या हाइग्रोमीटर है? तो आप इसका सही जवाब कमेंट करेंगे कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। सिस्मोग्राफ है, सिस्मोग्राफ। और ये आपकी परीक्षा में सितंबर 2014 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 29 पे हम पहुंच गए हैं साथियों कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में मुख्य रूप से निफे घटक में क्या शामिल है? क्या निकेल और फेरस है, सिलिका और मैग्नीशियम है, सिलिका और एल्युमिनियम है, या कॉपर और जिंक है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आप क्या बताएंगे? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि निकेल और क्या होता है? फेरस होता है। निकेल और फेरस होता है, निकेल और फेरस होता है। और साथियों हम आपसे बता दें कि ये जुलाई 2013 में आपकी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। क्या है? जुलाई 2013 में आपकी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली शुष्क और गर्म हवाओं को क्या कहते हैं? क्या काल बैसाखी के नाम से जानते हैं, या व्यापारिक पवने कहते हैं, या लू कहते हैं, या मानसून कहते हैं? तो आप कहेंगे कि सर जो ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली शुष्क और गर्म हवाएं होती हैं उसे हम किस नाम से जानते हैं? उसे हम लू के नाम से जानते हैं। और यह आपकी परीक्षा में पूछा गया 2012 में नवंबर में पूछा गया प्रश्न है। अब हम अगले क्वेश्चन पे आ गए। अगला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? क्या भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर BR अम्बेडकर को माना जाता है, या सरदार वल्लभ भाई पटेल को माना जाता है, या पंडित जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को माना जाता है? ये जनवरी 2024 में आपकी परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है और आप कमेंट करके बताएंगे कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर को क्या किया जाता है? संविधान का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद के 3 प्रमुख कानून कौन कौन से हैं? क्या राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा है, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल है, प्रधानमंत्री, लोकसभा, सर्वोच्च न्यायालय है, गृह मंत्री, लोकसभा और राज्यपाल है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आप कमेंट करके बताएंगे कि सर इसका सही जवाब राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा होता है, जो कि भारत के संसद के 3 प्रमुख अंग हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? क्या वह 25 वर्ष है, 35 वर्ष है, 30 वर्ष है, 21 वर्ष है? तो आप इसका सही जवाब देंगे, कमेंट करके बताएंगे कि सर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा किसी भी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए आपकी आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। और ये दिसंबर 2022 में आया हुआ प्रश्न है। अगला क्वेश्चन पे आ गए हैं, कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? क्या अनुच्छेद 14 के अंतर्गत, 17 के अंतर्गत, अनुच्छेद 15 के अंतर्गत, या अनुच्छेद 21 के अंतर्गत? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का क्या किया गया है? अंत किया गया है। और ये आपकी परीक्षा में दिसंबर 2021 में पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या संविधान द्वारा कितनी निर्धारित की गई है? क्या 545 है, 250 है, 552 है, या 500 है? तो इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। आप कहेंगे कि सर जो संविधान में सदस्यों की संख्या है ये 552 है। आपकी परीक्षा में जनवरी 2021 में पूछा गया प्रश्न है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि उच्चतर समिति जिसे हम उच्चतर समिति 2005 का गठन किस समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति के अध्ययन हेतु किया गया? क्या वह मुस्लिम समुदाय है, अनुसूचित जनजाति है, या बौद्ध समुदाय है, या सिख समुदाय है? उच्चतर समिति का गठन किस समुदाय के लिए किया गया है? तो आप इसका सही जवाब देंगे, कहेंगे सर मुस्लिम समुदाय के लिए उच्चतर समिति का गठन किया गया है। और आपकी परीक्षा में ये कब पूछा गया है? तो दिसंबर 2019 में पूछा गया प्रश्न है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जनहित याचिका जिसको हम PIL के नाम से जानते हैं की अवधारणा भारत में न्यायपालिका को किस हेतु सुलभ करती है? क्या आम नागरिकों और वंचित वर्गों को न्याय तक आसान पहुंच प्रदान करना, या पुलिस की शक्तियों को सीमित करना, या केवल नेताओं के मुद्दों
की सुनवाई हेतु या चुनाव प्रक्रिया में सुधार करना। तो इसका सही जवाब क्या होगा, आप कमेंट करके बताएंगे। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा कि आम नागरिकों और वंचित वर्गों को न्याय और आसान पहुंच प्रदान करना। ये आपकी परीक्षा में जुलाई 2019 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 29 पे आ गए हैं साथियों। ये कहता है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का त्रिस्तरीय ढांचा किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया? क्या वह बलवंत राय मेहता समिति या के संथानम समिति या अशोक मेहता समिति या वर्मा समिति? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों कि बलवंत राय मेहता समिति। और ये आपकी परीक्षा में पूछा गया दिसंबर 2018 का प्रश्न है। अब हम अगले क्वेश्चन पे आ गए हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षा का अधिकार आरटीआई 2009 किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देता है? क्या वह 0 से 6 वर्ष है या 6 to 18 वर्ष है या 6 to 14 ईयर्स है या 5 to 15 ईयर्स है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट ऑप्शन आप कमेंट करके बताएंगे कि वो कौन सा है। तो आप कहेंगे कि सर इसका करेक्ट ऑप्शन 6 to 14 ईयर्स के स्टूडेंट के लिए ये बनाया गया है। आपकी परीक्षा में ये सितंबर 2016 में आया हुआ प्रश्न है। वैसे ही अब हम अगले क्वेश्चन पे आ गए हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया? क्या वो 42वां संविधान संशोधन 1976 या 86वां संविधान संशोधन 2002 है या 44वां संविधान संशोधन 1978 है या 73वां संविधान संशोधन 1992 है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो आप कहेंगे कि सर इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 42वां संविधान संशोधन 1976 हो जाएगा। और आपकी परीक्षा में फरवरी 2016 में ये आया हुआ प्रश्न है। अब हम अगले क्वेश्चन पे आ गए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा मुक्त होने की आयु क्या है? क्या वो 62 वर्ष है, 70 वर्ष है या 60 वर्ष है या 65 वर्ष है? तो आप इसका सही जवाब क्या देंगे? आप कहेंगे कि सर इनकी सेवा निवृत्त होने की आयु क्या है? 65 वर्ष है। क्या है? 65 वर्ष है। 65 वर्ष है। और हम आपसे बता दें कि ये आपकी परीक्षा में सितंबर 2015 में पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है कि धर्मनिरपेक्षता के तात्पर्य, धर्मनिरपेक्षता से क्या तात्पर्य है? क्या वह राज्य अपना कोई आधिकारिक धर्म ना होना और सभी धर्मों का सम्मान करना, सभी धर्म गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाना, या केवल बहुसंख्यक धर्म को ही प्रोत्साहित करना, या केवल अल्पसंख्यक धर्म को संरक्षण देना? तो इसका सही जवाब आप कमेंट करेंगे। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा कि राज्य और कोई आधिकारिक धर्म ना हो, सभी धर्मों का सम्मान करना। और आपकी परीक्षा में फरवरी 2015 में पूछा गया प्रश्न है। अब हम अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारत में पहली बार बाल विकास सेवा योजना, जिसको हम ICDS, किस वर्ष शुरू की गई? क्या वह 1975 में, 1995, 1985 में, 2005 में शुरू की गई? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा 1975 में। और आपकी परीक्षा सितंबर 2014 में ये पूछा गया प्रश्न है। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? क्या वह 10 दिसंबर को मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है या 5 जून को मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आप कमेंट करके बताएंगे कि इसका सही जवाब हो जाएगा 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में हम मनाते हैं। और ये आपकी परीक्षा में जुलाई 2013 में पूछा गया प्रश्न है। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि राज्य के जो सभापति कौन होते हैं? क्या वह भारत के राष्ट्रपति होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं या फिर लोकसभा अध्यक्ष होते हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आप कमेंट करके बताएंगे कि इसका सही जवाब भारत के उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के क्या होते हैं? सभापति होते हैं। और नवंबर 2012 में ये आपकी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। वैसे ही साथियों, अब हम सामाजिक विज्ञान की कक्षा में क्रिटिकल थिंकिंग, समालोचनात्मक सोच या चिंतन
को बढ़ावा देने के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति क्या है? क्या वह पाठ्यपुस्तक के उत्तरों को ज्यों का त्यों रटवा देना, या फिर केवल शिक्षक केंद्रीय व्याख्यान देना, या केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछना, या खुली समयावधि वाले बहुदृष्टिकोण वाले प्रश्न पूछना? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप कमेंट करके बताएंगे। और जो है आपकी परीक्षा जो जनवरी में 2024 में हुई थी उसमें ये पूछा गया प्रश्न है। अब हम क्वेश्चन नंबर 47 पे आ गए हैं। ये क्या कहता है कि प्राथमिक स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? क्या वह इतिहास की पाठ्यपुस्तक है, या प्रत्यक्षदर्शी का डायरी में लिखा विवरण है, या विश्वकोश है, या किसी प्रसिद्ध इतिहासकार का लेख है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आप कमेंट करके बताएंगे कि इसका सही जवाब हो जाएगा सर प्रत्यक्षदर्शी का डायरी में लिखा विवरण है। और ये आपकी परीक्षा में अगस्त 2023 में पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानचित्र अध्ययन में दिशा को दर्शाने के लिए प्रतीक कार्ड का उपयोग किस कौशल का विकास करता है? क्या वह स्थान संबंधी कौशल है, या मौखिक प्रस्तुतिकरण है, या गणनात्मक कौशल है, या चित्रात्मक स्मृति है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आप कमेंट करके बताएंगे कि इसका सही जवाब हो जाएगा स्थान संबंधी कौशल। क्या हो जाएगा? स्थान संबंधी कौशल। और आपकी परीक्षा दिसंबर 2022 में ये पूछा हुआ प्रश्न है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि जो सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या मनोरंजन और खेलकूद है, या केवल रिपोर्ट लेख सीखना है, या फिर स्कूल के समय का सदुपयोग करना है, या प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना और वास्तविक वातावरण से जोड़ना है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आप कमेंट करके बताएंगे कि इसका सही जवाब सर प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना और वास्तविक वातावरण से क्या करना है? जोड़ना है। और ये आपकी परीक्षा दिसंबर 2021 में पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रच्छादन बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में देखने को मिलती है? क्या औद्योगिक क्षेत्रों में, सेवा क्षेत्रों में, कृषि क्षेत्रों में, या फिर IT क्षेत्रों में? इसका सही जवाब क्या होगा? आप कमेंट करके बताएंगे। आप कहेंगे सर इसका सही जवाब होगा कृषि क्षेत्रों में क्या होती है? प्रच्छन्न बेरोजगारी देखने को मिलती है। और ये आपकी परीक्षा में जनवरी 2021 में पूछा गया प्रश्न है। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल विषय है। क्या इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, या भूगोल, पर्यावरण, समाजशास्त्र या और दर्शन शास्त्र है? या फिर इतिहास, भौतिक, रसायन शास्त्र, गणित विज्ञान और नागरिक शास्त्र है? तो इसका सही जवाब आप कमेंट करके बताएंगे कि इसका सही जवाब सर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र जो है उच्च स्तर पर सामाजिक विज्ञान में क्या है? विषय शामिल हैं। और ये आपकी परीक्षा में दिसंबर 2019 में पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि परियोजना विधि के जनक किसे माना जाता है? क्या वह जॉन डीवी हैं, या BF स्किनर हैं, या विलियम किलपैट्रिक हैं, या जीन पियाजे हैं? तो इसका सही जवाब आप कमेंट करेंगे कि सर इसका सही जवाब विलियम किलपैट्रिक साहब हैं, जो कि परियोजना विधि का इन्हें जनक माना जाता है। और जुलाई 2019 में आपकी परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 53 पे आ गए हैं। ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान का शिक्षण किस पर केंद्रित होना चाहिए? क्या रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना, या केवल परीक्षा पास करने हेतु पढ़ाना, या जो है पाठ्यपुस्तक को एकत्र ज्ञान स्रोत मानना, या बच्चों के विद्यालयी जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ना? तो इसका सही जवाब आप कमेंट करके बताएंगे। आप कहेंगे सर बच्चों के विद्यालय जीवन को बाहरी जीवन से क्या करना होता है? जोड़ना होता है। और ये आपकी परीक्षा दिसंबर 2018 में पूछा गया प्रश्न है। हम अगले क्वेश्चन पे आ गए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? कह रहा है कि उपलब्धि परीक्षण और नैदानिक परीक्षण में मुख्य अंतर क्या है? क्या नैतिक परीक्षण अधिगम की कठिनाइयाँ एवं कमियों की पहचान करना, उपलब्धि परीक्षण केवल अंक देने के लिए होता है, या फिर दोनों में कोई अंतर नहीं होता है,
या नैतिक परीक्षण केवल खेल प्रतियोगिता हेतु होता है? तो इसका सही जवाब आप कमेंट करके बताएंगे। आप कहेंगे कि सर जो उपलब्धि परीक्षण है या नैतिक परीक्षण अधिगम की कठिनाइयों एवं कमियों की पहचान करने हेतु क्या होता है, किया जाता है। और ये आपकी सितंबर 2016 में आपकी परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 55 पे आ गए हैं साथियों। ये कहता है कि भारत में मानव संसाधन विकास HRD का मुख्य आधार क्या माना जाता है? क्या केवल खनिज संसाधन मानते हैं, या भारी उद्योग मानते हैं, या केवल विदेशी मुद्रा को मानते हैं, या शिक्षा और स्वास्थ्य को मानते हैं? तो आप कमेंट करके बताएंगे कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। शिक्षा और स्वास्थ्य इसका सही जवाब हो जाएगा। और आपकी परीक्षा फरवरी 2016 में आपकी परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान में पोर्टफोलियो का उपयोग क्यों किया जाता है? विद्यार्थियों के समय समय पर किए गए कार्यों का क्रमिक रिकॉर्ड रखने हेतु, या गृह कार्य की जांच हेतु, या केवल वार्षिक परीक्षा में अंक जोड़ने हेतु, या शिक्षकों का मूल्यांकन करने हेतु? इसका सही जवाब आप कमेंट करेंगे कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे विद्यार्थियों के समय समय पर किए गए कार्यों का क्रमिक क्या करना है, रिकॉर्ड रखने हेतु क्या किया जाता है, पोर्टफोलियो तैयार किया जाता है। और ये आपकी सितंबर 2015 में पूछा गया प्रश्न है। साथियों, आपको हम भरोसा दिलाते हैं कि आप जिस दिन पेपर दे के आएंगे और आप इस वीडियो को उठा के देख लीजिएगा कि इसमें से कितना क्वेश्चन आपको परीक्षा में आया हुआ है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपकी परीक्षा में हूबहू एकदम सेम वो आएंगे, और उसमें से ये आपका सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपकी परीक्षा में आने वाला है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 57 पे हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है कि बाजार के मूल्यांकन निर्धारण की प्रक्रिया मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है? क्या केवल सरकार के नियंत्रण पर, केवल विक्रेताओं की इच्छा पर, या मांग और आपूर्ति के संतुलन पर, या केवल खरीदारों की पसंद पर? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आप कमेंट करके बताएंगे कि सर जो 57 का सही जवाब होगा वो क्या होगा, मांग और आपूर्ति के संतुलन पर होगा। और ये आपकी फरवरी 2015 में आया हुआ प्रश्न है। भूमिका निर्वाह विधि सामाजिक विज्ञान शिक्षण में क्यों उपयोगी है? ऐतिहासिक और सामाजिक परिस्थितियों की बेहतर अनुभूति एवं समझ हेतु, संवाद याद करवाने हेतु, या केवल समय बिताने हेतु, या कक्षा में अनुशासन बनाए रखने हेतु? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आप कमेंट करके बताएंगे कि सर इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऐतिहासिक एवं सामाजिक परिस्थितियों की बेहतर अनुभूति एवं समझ हेतु। और आपकी परीक्षा सितंबर 2014 में ये पूछा गया प्रश्न है। हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जिसे हम सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के नाम से जानते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, जिसको CCE का नाम से जानते हैं, का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या बच्चों के सर्वांगीण प्रगति का आकलन करना है, या कमजोर विद्यार्थियों को उत्तीर्ण करना है, या केवल बोर्ड परीक्षा की तैयारी करवाना है, या केवल खेल कूद का रिकॉर्ड रखना है? तो साथियों 59 का आप सही जवाब कमेंट करके बताएंगे कि क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चे की सर्वांगीण विकास की प्रगति का क्या करना है, आकलन करना है। और ये जुलाई 2013 में आपकी परीक्षा का आया हुआ प्रश्न है। और अगला और अंतिम सबसे लास्ट क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि निर्मितवाद शिक्षण उपागम में शिक्षार्थियों की भूमिका क्या होती है? क्या वह निष्क्रिय श्रोता होते हैं, केवल गृह कार्य करने वाला, या ज्ञान का सक्रिय निर्माता, या शिक्षक के निर्देशों का अनुकरण करने वाला? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कि ज्ञान का निर्माता होता है। और ये आपकी परीक्षा में नवंबर 2012 में आया हुआ प्रश्न है। और साथियों इस वीडियो को आप जैसे भी देख रहे हैं देखते रहिए, आपकी परीक्षा तक हम आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आएंगे। और सभी वीडियो आपकी सभी जो क्लास होगी ये आपकी परीक्षा में हेल्प करेगी। थैंक यू।
धन्यवाद।